हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन लेन। तो हम यूनिट 2 कर रहे थे मैग्नेटिज्म की। हमने लैंगवेंस थ्योरम या फिर लैंगवेंस जो है वो हमने डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए कर लिया था। अब हमें लैंगवेंस जो है वो किसके लिए करना है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए करना है। ठीक है, लैंगवेंस थ्योरी को हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो लैंगवेन ने क्या एक्सप्लेन किया था उसके ऊपर ही एक साइंटिस्ट है लैंगवेन, उनके ऊपर ही उनका इसका नाम पड़ा थ्योरी का, लैंगवेन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है, इससे पहले हमने किया था, तो हमने क्या किया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दी है तो जो डाइपोल मोमेंट्स है या जो डाइपोल्स हैं वो अरेंज कर लेंगे इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, या फिर जो कहने का मतलब ये है कि जो मटेरियल है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। और क्या होगी? बहुत ही फीबल होगी, बहुत ही कम होगी। लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी में क्या था कि सेम डायरेक्शन में जो है हमारी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी उस पैरामैग्नेटिक मटेरियल में। और किस डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं। कंसीडर करो ये आपके पास एक सैंपल है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का, जिसमें ये डाइपोल्स हैं, ये रैंडमली अरेंज्ड हैं। ठीक है, रैंडमली क्यों है? क्योंकि इनके बीच में ये इधर से उधर किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर रहे हैं। अभी इसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की है, तो इसके अंदर अब नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? 0। ठीक है, क्योंकि किसी भी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, सारे क्या है? रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड हैं। जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी तो इन सब ने क्या कोशिश करी कि हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अपने आप को अलाइन कर लें। जैसे कि ये इस डायरेक्शन में, बट है इस डायरेक्शन में, ये भी इधर, ये भी इधर, ये सारे क्या है? ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इस डायरेक्शन में जाएं। बट ये सारे, अब आप पूछोगे कि ये सारे एक ही डायरेक्शन में, एक ही लाइन में क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि इनके बीच में भी कोई थर्मल एजिटेशन है। इनके आपस में भी बहुत सारे, मतलब थर्मल एजिटेशन आप समझ, इनके बीच में भी आपस में लड़ाई है। तो ये नहीं कर रहे हैं, ये जो लड़ाई है इनके बीच में वो इनको सीधा सीधा नहीं होने दे रही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल प्रॉपरली पैरेलली अलाइन नहीं है क्योंकि इनके बीच में थर्मल एजिटेशन है। थर्मल मतलब टेम्परेचर। ठीक है, तो सिमिलरली फिर इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसका टेम्परेचर और बढ़ा देंगे तो क्या होगा? थर्मल एजिटेशन बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो थर्मल एजिटेशन बढ़ जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। उसका मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो लैंगवेज थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म से हम एक तो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू निकालेंगे, काई की वैल्यू निकालेंगे यूजिंग द फॉर्मूला। ध्यान रखना कि कुछ फॉर्मूले जो है, जैसे इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले हैं, वो डायरेक्ट में रिजल्ट लिखूंगी। फॉर एग्जांपल दिस इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, वो फॉर्मूला है, वो आपको करना है। उसकी डेरिवेशन में आपको नहीं जाना है, आपको मेन कंसेप्ट समझना है कि हो क्या रहा है। ठीक है, एक बार इतने के लिए आपको क्या लिखना है नोट्स में एक बार वो देख लीजिए। उसके बाद हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं ससेप्टिबिलिटी के लिए। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। In paramagnetic material, dipole moments of electrons, paramagnetic materials की बात हो रही है, dipole moments of electrons do not cancel exactly, they do not cancel exactly। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो यहां पर आप लिख भी सकते हो इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे भी लगा सकते हो। ठीक है, बट इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो डाइपोल मोमेंट्स आर रैंडमली ओरिएंटेड। ये डाइपोल जो है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है? नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है? रैंडमली ओरिएंटेड हो गए हैं एंड दस नेट डाइपोल मोमेंट बिकम्स 0। अब यहाँ पे जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो क्या है? मेरी 0 है, मतलब यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट 0 है। ठीक है, यहां पे मेरी नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। द अलाइनमेंट आफ्टर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड B is never complete because of thermal agitations of atoms या फिर मॉलिक्यूल्स, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा थर्मल एजिटेशन विल इंक्रीज, thus the magnetization decreases, the magnetization क्या हो जाएगा? उसका कम हो जाएगा। ठीक है, now let us start the mathematical expression and the derivation for susceptibility, that is chi।
Let us start the mathematical expression for magnetic susceptibility. In Langmuir's theorem, he assumed a paramagnetic gas at temperature T. लैंगविन ने एज्यूम किया, कोई पैरामैग्नेटिक गैस एज्यूम की है जो कि टेम्परेचर T पर है, in which interactions between neighboring dipoles is negligible. जो interactions है neighboring dipoles के बीच में वो क्या है, negligible है. All dipoles were taken to be of same magnetic moment. सबका magnetic moment जो है वो हमने assume किया है कि सबका सेम है. कुछ assumptions ली हैं, जब हमने इसको प्रूव किया है, जब हमने derive किया है magnetic susceptibility, तभी हमारा एक रिजल्ट आएगा. ठीक है. All dipoles were taken to be of same magnetic moment Pm. When B is applied, means when magnetic field is applied, magnetic energy of dipole, dipole में कुछ एनर्जी आएगी, कुछ तो उसको हमने E से डिनोट किया है, तो वो क्या हो जाएगा माइनस Pm डॉट B. जो मैग्नेटिक डाइपोल है वो, जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड के साथ है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और आपका जो डाइपोल है वो इस तरह से ओरिएंटेड है और एंगल जो है वो थीटा बना रहा है, तो क्या हो जाएगा माइनस Pm B cos थीटा. ये अब क्या हो गई, मैग्नीट्यूड हो गए हैं, ये cos थीटा आ गया. ठीक है. यहाँ पर जो है इस पॉइंट पर थीटा की वैल्यू 0 है और इस पॉइंट पर यहां से यहां तक ये थीटा क्या हो गया मेरा पाई, मतलब 180 डिग्री हो गया है. ठीक है. नाउ लेट अस स्टार्ट. लेट नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस. जो गैस हमने कंसीडर करी है पर यूनिट वॉल्यूम, काफी बड़ा वॉल्यूम होगा तो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो भी हैं वो हमने क्या कंसीडर किए हैं, स्मॉल n. अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जिसके बारे में मैंने लिखा हुआ है, ये आप अपनी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, अपने आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे. तो तब तक के लिए आपको ये क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपको डायरेक्टली ही आपको मेमोराइज करना पड़ेगा तब तक के लिए. तो नंबर ऑफ एटम्स हैविंग एनर्जी बिटवीन E एंड E प्लस DE इज, जिस वो सारे एटम्स जिसकी एनर्जी E से और थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब E से DE की रेंज में है, E से E प्लस DE की रेंज में है, यहां से लेके यहां तक. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एनर्जी की टाइमलाइन है तो ये E है और ये E प्लस DE है. तो इस एनर्जी में जिसकी भी जितने भी मॉलिक्यूल्स जो लाई कर रहे हैं उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से दिया जाएगा, dn स्मॉल n है यहाँ पे, c e मींस एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल है माइनस e अपॉन kt इंटू डी. ठीक है. c इज सम कांस्टेंट बिकॉज यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनैलिटी है, प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के मैंने कांस्टेंट लगाया है. ठीक है. इसकी डेरिवेशन की आपको कोई जरूरत नहीं है, ये आपको डायरेक्टली ही समझना है, डायरेक्टली ही आपको लर्न कर लेना है अभी के लिए. ठीक है. अब यहाँ पे E की आपको वैल्यू पता है माइनस Pm B cos थीटा, यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लेना. यहाँ पर DE है तो DE अब यहाँ पर क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे, तो यहाँ पे DE क्या आ जाएगा, Pm B sin थीटा D थीटा. ठीक है. यहाँ पे माइनस आएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. तो लेट अस सी द नेक्स्ट स्टेप. लेट अस सी द नेक्स्ट स्टेप. dn मेरा क्या आ गया, c एक्सपोनेंशियल Pm B cos थीटा अपॉन kt Pm B sin थीटा d थीटा. मैंने क्या किया है, मैंने E और DE की वैल्यू पुट करी है. E मेरा माइनस Pm B cos थीटा था. ठीक है. तो DE को डिफरेंशिएट किया तो Pm B sin थीटा d थीटा. यहाँ पर वैल्यूज मैंने पुट कर दी है. अब कंसीडर करो Pm B अपॉन kt जो है वो मैंने अल्फा एज्यूम किया है. वो मैंने इसलिए किया है ताकि मुझे ये बार बार इतनी ज्यादा बड़ी वैल्यू लिखनी ना पड़े, अल्फा. तो dn मेरा क्या हो गया, c e अल्फा cos थीटा Pm B sin थीटा d थीटा. ठीक है. अब मुझे क्या निकालना है कि ये कांस्टेंट जो है वो क्या है, इसकी वैल्यू क्या है. तो कांस्टेंट निकालने के लिए हमने आगे और बड़े हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया ताकि मेरे सारे जो हैं मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो हैं उस वो मेरा आ जाए रिजल्ट. तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, इंटीग्रेट करूंगी इसको. अब जो थीटा है वो कहां से कहां इंटीग्रेट होगा, थीटा ऐसे आपकी लाइन है, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट था, ऐसे आपका सॉरी आपका डाइपोल ऐसे रखा हुआ था. तो थीटा मैंने यहाँ पे क्या बताया था, 0 डिग्री. और यहाँ पे क्या था, मैक्सिमम जो डाइपोल है वो ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे या बिल्कुल ऑपोजिट हो सकता है. ठीक है. तो डाइपोल जो है वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन तक हो सकता है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 से लेके थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री तक हो सकता है. 180 डिग्री को क्या लिखते हैं, पाई भी लिख देते हैं. ठीक है. तो थीटा इज इक्वल टू 0 टू थीटा इज इक्वल टू पाई के बीच में इंटीग्रेट करेंगे. ये dn है, यहाँ पे ये वैल्यू है, ये मैंने एज इट इज रख दी है.
इसमें से ये और ये टर्म कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गई है 0 to पाई ई अल्फा कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब ये जो आपका इंटीग्रेशन जो है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ये आप डायरेक्टली ही मेमोराइज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको बहुत ज्यादा इसमें फॉर्मूले यूज होंगे और ये हाइपरबॉलिक फंक्शन है तो रिजल्ट आएगा 2 साइन हाइपरबॉलिक मीन्स ये h अल्फा अपॉन अल्फा। अगर आपने हाइपरबॉलिक के बारे में अभी नहीं पढ़ा तो आप आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको डायरेक्ट ही मेमोराइज कर लीजिए। CPMB 2 साइन हाइपरबॉलिक अल्फा अपॉन अल्फा, ये यहाँ पे अरेंज कर दिया है मैंने। तो मेरा जो C है वो मेरा क्या है, ये वाली सारी टर्म इधर चली जाएगी तो मेरी C की वैल्यू मुझे मिल गई है। अब मैं DN में, ये जो मेरा DN था मेरे को C की वैल्यू मिल गई है, मैंने एज इट इज इसमें वैल्यू पुट कर दी है तो मेरा DN क्या आ गया, n अल्फा 2 साइन हाइपरबॉलिक अल्फा इनटू एक्सपोनेंशियल अल्फा कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब नाउ देखो, अब एज डाइपोल मोमेंट विल इंड्यूस इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओनली, जैसे ये इस डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट है वो इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अगर वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है मींस थीटा 90 डिग्री है तो cos 90 क्या होता है 0, तो जो ऊपर की तरफ जो भी होगा उसकी वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, तो मैंने क्या एज्यूम किया है कि मेरा जो PM है जो वो सिर्फ cos थीटा वाला कंपोनेंट ही मैंने उसका कंसीडर किया है। एज डाइपोल मोमेंट विल इंड्यूस इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओनली, तो ब्रैकेट में मैंने लिख दिया सो डाइपोल मोमेंट्स परपेंडिकुलर टू फील्ड इज 0। PM means magnetic dipole moment has component PM cos theta in direction of field। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ जो फील्ड है उसमें क्या कंपोनेंट होगा मेरा PM cos theta होगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कि मेरा, जैसे मेरे को ये पता चल गया है PM cos theta ये एक के लिए है तो मेरा टोटल जो होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा वो मेरा टोटल क्या होगा, उसके बाद हम ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू निकाल। तो टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, मैं क्या करूंगी इंटीग्रेट कर दूंगी जो कंपोनेंट किसके अलोंग है, PM cos थीटा मेरा क्या है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग में है। DN मेरा क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो और उसको इंटीग्रेट कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। So dipole moment induced per unit volume of sample in the direction of B means in the direction of magnetic field M is equal to 0 to pi PM cos theta dN। ठीक है, अब M is equal to, अब यहां पर मैंने क्या किया है M 0 to pi PM cos theta, यहाँ पर dN की वैल्यू पुट कर दी है जो मैंने पहले डराइव की थी वो क्या थी n अल्फा अपॉन 2 साइन हाइपरबॉलिक अल्फा E अल्फा cos थीटा साइन थीटा डी थीटा। इसमें जो भी कांस्टेंट है वो मैंने टर्म बाहर निकाली है PM n अल्फा अपॉन 2 साइन हाइपरबॉलिक अल्फा ब्रैकेट में। अब ये कौन सी है इंटीग्रेट किसके ऊपर हो रहा है थीटा के ऊपर, तो जो थीटा वाली जितनी भी टर्म्स है वो मेरी क्या है इंटीग्रेशन के अंदर है। अब ये जो इंटीग्रेशन है इसका डायरेक्ट है ये रिजल्ट है, ये आप कैसे डिराइव करना चाहते हो आप अपना कर भी सकते हो, बहुत ही लंबी कैलकुलेशन है, हाइपरबॉलिक फंक्शंस इंक्लूड है। तब तक के लिए बस इसको डायरेक्टली ही देख लीजिए कि इसका इंटीग्रेशन, इस तरह की जो इंटीग्रेशन है उसका जो आंसर है वो ये आएगा। ठीक है, 2 cos हाइपरबॉलिक अल्फा अपॉन अल्फा माइनस 2 साइन हाइपरबॉलिक अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। बाहर आपकी ये कांस्टेंट वाली जो वैल्यू थी वो एज इट इज है। ठीक है, अब इसको ये साइन हाइपरबॉलिक है तो इसको यहाँ पे लेके जाइए तो बन जाएगा कॉट हाइपरबॉलिक और एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा NPM कॉट हाइपरबॉलिक अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा। नाउ ये जो वैल्यू है इसको मैंने क्या बोला है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको मैंने m नॉट से भी डिनोट किया है। अब मैक्सिमम वैल्यू जो है वो वैल्यू कब होगी जब सारे डाइपोल्स जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में अगर है तो सारे डाइपोल्स इसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। तो मतलब कोई भी किसी अलग डायरेक्शन में नहीं है, सारे इसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी जो कि है MN इंटू PM। ठीक है, ये वाली जो टर्म है इसको मैंने L ऑफ अल्फा से डिनोट किया है या फिर L अल्फा जिसे हम कहते हैं लैंगविन फंक्शन। अब जो L अल्फा है ये वाली जो वैल्यू है ये अल्फा के साथ कैसे वेरी करेगी हम इसका वेरिएशन एक बार देखते हैं अभी नेक्स्ट स्टेप में। नाउ लेट अस सी हाउ L ऑफ अल्फा वेरीज विद अल्फा। यहां मैंने L ऑफ अल्फा डिफाइन किया है और इस डायरेक्शन पे इस एक्सिस पे मैंने अल्फा की वैल्यूज ली हैं। ठीक है, अल्फा मेरा क्या था PM V अपॉन KT था,
जब आपकी वैल्यूज जो अल्फा की लार्ज होंगी, बहुत लार्ज वैल्यूज होंगी, लार्ज वैल्यूज का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड बी बहुत लार्ज है और या फिर टेम्परेचर बहुत कम है, तो क्या हो जाएगा मेरा एल ऑफ अल्फा अप्रोक्सीमेटली इट विल गोज टू 1 के करीब आ जाएगा। अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन बहुत ही कम है, 1 से बहुत ज्यादा कम है, तो मेरा एल ऑफ अल्फा मेरा क्या था, ठीक है, कॉट हाइपरबोलिक अल्फा -1 अपॉन अल्फा। तो उसको जब मैंने ओपन किया कॉट हाइपरबोलिक को, तो मेरा एल ऑफ अल्फा है अल्फा अपॉन 3 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 45 प्लस डैश डैश अप टू मेनी वैल्यूज। तो अल्फा अगर मेरा बहुत छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, और भी छोटा और नेग्लिजिबल। तो मेरे पास क्या टर्म रह जाएगी, अल्फा बाय 3। तो एल ऑफ अल्फा इज अल्फा बाय 3। अल्फा क्या है, पी एम बी अपॉन के टी, यहाँ पर 3 भी आ जाएगा। सिमिलरली अब अल्फा जब मेरा 1 से बहुत छोटा है तो आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या एम, इसको मैंने किससे डिनोट किया था, एम से किया था, ठीक है, आई या एम किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। तो एम नॉट एल ऑफ अल्फा, एम नॉट मेरा क्या है एनपीएम, एल ऑफ अल्फा मेरा क्या आ गया अल्फा बाय 3। तो यहाँ पे अल्फा बाय 3 पी एम बी अपॉन 3 के टी, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब ससेप्टिबिलिटी क्या होता है मेरा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन एच, ठीक है, आई अपॉन एच, यहाँ पर वैल्यूज मैंने सिंपली पुट कर दी है, यहाँ पर एच आ गया। ऑल्सो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एच की टर्म्स में मेरा क्या होता है, म्यू नॉट एच प्लस आई। ये फॉर्मूला, ये जो रिलेशन है, ये जो हमने पहले जो प्रॉपर्टीज करी थी उनको यूज करके आता है। आप डायरेक्टली रिलेशन देख लीजिए कि इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस आई, ये आप डायरेक्टली लर्न कर लीजिए, ठीक है। अब आई जो है वो बहुत छोटा है तो आई को मैं नेग्लेक्ट कर सकती हूँ, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू नॉट एच, आई जो है वो बहुत छोटा है, आई इज वेरी स्मॉल। तो काई एम मेरा क्या आ गया, यहाँ पे आई की, यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करी, यहाँ पर ये वैल्यूज पुट करी, यहाँ पे ये आ गया। सी डैश मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, टी को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज को मैंने सी डैश कंसीडर कर लिया है। सी डैश को मैंने यहाँ पे क्या बोला है, क्यूरीज कांस्टेंट। तो यहाँ पर सी डैश ये जो आपका है इसे बोलते हैं क्यूरीज कांस्टेंट। तो ये रिलेशन जो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए, ये आपको क्या शो कर रहा है कि ससेप्टिबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, ठीक है। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आपकी कम होती जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी थी लैंगमैन थ्योरी फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डोमेन थ्योरी पढ़ेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। तब तक के लिए आप इसे अच्छे से समझिए, पढ़िए, अपने नोट्स बनाइए। प्लीज सब्सक्राइब चैनल एजुकेशन लेन फॉर फर्दर वीडियोस टू कवर योर सिलेबस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।